Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again, and this is the video for 21st of December 2023 जहाँ पर जो भी मुख्य चीज़ें जो हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फ्रंट पेज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है लोकसभा पासेस बिल्स टू रिप्लेस द ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हुई, आप सबको पता होगा कि पहले जो हमारे पास बिल था वो था इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 यानी कि 1860 का इंडियन पीनल कोड। उसकी जगह नया बिल कौन सा आ गया है? भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल BNNS जिसको बोलते हैं। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसकी जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल BSS, ठीक है ना। एंड देन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि 1898 का जो था उसकी जगह आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता बिल BNSSS। अब यह हर जगह सेकंड को लिखा है क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट था वो ऐसा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो ये सेकंड ड्राफ्ट है, ठीक है ना। सो यहाँ पे तारीफ के लिए अमित शाह जी ने कहा कि दिस इज अ प्योर इंडियन लॉ आफ्टर रिमूविंग ऑल द ब्रिटिश इम्प्रिंट्स। तो ये तो देखो थोड़ा सा गलत हो जाएगी ये चीज़ कहना कि इट हैज़ रिमूव्ड ऑल द ब्रिटिश इम्प्रिंट्स, क्योंकि ऐसा नहीं है। द बेस द ड्राफ्ट इज ऑलरेडी फ्रॉम दैट IPC 1860 ओनली, IEC 1872 ओनली। तो इसलिए कहना चाहिए कि पूरा तरीके से तो नहीं, हाँ, बट इट हैज़ बीन अ चेंज ऑफ नेम, जो कि आप कह सकते हैं कि वो एक इंडियन इनोवेशन है इसमें, और कुछ नई चीज़ें जो कि ऐड की गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चीज़ें आई हैं। दिस क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म ब्रिंग्स टेररिज्म ऑफेंसेस इनटू अ जनरल क्राइम लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो टेररिस्ट ऑफेंसेस को पहली बार जनरल क्राइम्स के अंदर लाया गया है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा टेररिज्म को डिफाइन किया गया है इस लॉ के अंतर्गत। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग एंड इट ड्रॉप्स द क्राइम ऑफ सेडिशन। इट हैज़ ड्रॉप्ड द क्राइम ऑफ सेडिशन एंड मेक्स मॉब लिंचिंग पनिशेबल बाय डेथ ऑल्सो। तो मॉब लिंचिंग ऐड कर दी गई है, पनिशेबल बाय डेथ बना दिया गया है। क्राइम ऑफ सेडिशन हैज़ बीन dropped and terrorism has been included as a general crime for the first time, ठीक है ना। एंड भारतीय न्याय संहिता बिल विल रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय साक्ष्य बिल विल रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल विल रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब देखो अगर आपको पढ़ना है कि क्या चीज़ें की गई हैं तो इसमें द हिंदू का एक आर्टिकल है, लेट मी शो यू दैट एज वेल। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉ बिल्स की चेंजेस एक्सप्लेन्ड। 18 दिसंबर को ये चीज़ आई थी, तो वो चीज़ मैं एक बार आपको वहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं। जो नाम चेंजेस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। अब यहाँ पे चेंजेस है, पहला ये UAPA डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट अडॉप्टेड। तो सेक्शन 113 जो है रिवाइज्ड बिल का, इट हैज़ मॉडिफाइड द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम ऑफ टेररिज्म टू इंटायरली अडॉप्ट द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द UAPA। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सेक्शन 15 है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 में टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो अब सेक्शन 113 में जो नया भारतीय न्याय संहिता बिल है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है ना। एंड that definition of terrorism has been included, जो मैं भी पीछे आपको बता रहा था। The earlier version of the bill included within the ambit of terrorist act vague acts। पहले जो फर्स्ट वाला था, ये सेकंड है ना, अपन ने पढ़ा भी भारतीय न्याय संहिता सेकंड बिल, तो जो पहला एडिशन आया था उसमें काफ़ी वेग टर्म्स थे, उनको भी हटा दिया गया है। द न्यू डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इज टेकन फ्रॉम UAPA, बट केवल एक चीज़ है जो डिफर करती है। UAPA इंक्लूड्स द प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ ओनली ऑफ हाई क्वालिटी क्वांटरफीट इंडियन पेपर करेंसी। जो UAPA जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट है कि स्मगलिंग अगर की जा रही है या सर्कुलेशन किया जा रहा है ओनली ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी, कॉइन और एनी अदर मटेरियल विद इन द एम्बिट ऑफ टेररिज्म। लेकिन अब यहाँ पे जो रिवाइज्ड बिल हमारे पास आया है उसमें डिफरेंस क्या है कि एनी काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी कर दिया गया है, हाई क्वालिटी नहीं किया गया, एनी काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी कर दिया, सबको टेररिज्म के अंदर लाया जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी देखो लिखाया गया कि जो अगर कोई प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, पजेसिंग द प्रॉपर्टी थ्रू टेररिस्ट एक्ट इज ऑल्सो पनिशेबल ओनली इफ इट इज हेल्ड नोइंगली, है ना। केवल अगर आप नोइंगली होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हाँ, अगर आप इनवॉल्युंटरी या आपको नहीं पता है कि वो टेररिस्ट तरीके से लाई गई है प्रॉपर्टी, तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है उसमें एग्जेम्पशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्रूएलिटी हैज़ बीन डिफाइंड। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्रूएलिटी हैज़ बीन डिफाइंड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था
टेररिज्म की डेफिनेशन फ्रॉम यूएपीए, केवल एक डिफरेंस ये है कि उसमें हाई क्वालिटी इंडियन करेंसी को रखा गया है और इसमें एनी काउंटरफीट करेंसी को रखा गया है। दूसरा है क्रूएलिटी हैज बीन डिफाइंड। तो अनदर एडिशन ऑफ द रिवाइज्ड बिल इज दैट इट प्रपोजेस टू डिफाइन क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वुमन बाय हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स विच इज पनिशेबल विद अ जेल टर्म अप टू 3 years। ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडिशन हैज बीन देयर, क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वुमन बाय हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स पनिशेबल विद अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 73, विच स्टिपुलेट्स दैट दोज हु प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर कंसर्निंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रेप और सेक्सुअल असॉल्ट केसेस विदाउट द परमिशन वुड बी पनिश्ड with a 2-year jail sentence and a fine। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप पब्लिश करते हैं कोई मैटर स्पेशली रिलेटेड टू सेक्सुअल असॉल्ट केसेस विदाउट परमिशन, देन दैट विल बी पनिश्ड विद अ 2-year jail sentence। देन मेंटल इलनेस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिग्रेसिव टर्मिनोलॉजी यूज होती थी पहले, उसका एक चेंज किया गया है कि जो मेंटल इलनेस टर्म है उसको जगह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ थिंग विच इज देयर इंपॉर्टेंट। एंड इन्हांसमेंट ऑफ मिनिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मैंने आपको बताया कि लाइफ पहले जो था, एक तो सेपरेट कैटेगरी ऑफ मर्डर के रूप में इसको इंक्लूड किया गया है, प्लस उसमें डेथ पेनल्टी तक की परमिशन दी जाएगी। ठीक है ना। Adultery and section 377, तो 2 crucial recommendations of the panel to include a gender neutral provision criminalizing adultery was there, and a clause that criminalizes non-consensual sex between men, women, trans persons and acts of bestiality have been left out in the revised bill। तो revised bill में इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया, मतलब ignored, they have been ignored there। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। सेक्शन 377 से इंपॉर्टेंट है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी टू द एक्सटेंट दैट इट क्रिमिनलाइज्ड कंसेंशुअल सेक्स रिलेशन बिटवीन एडल्ट्स, है ना। लेकिन मैरिज अभी भी सेम सेक्स में पॉसिबल नहीं है इंडिया में, तो ये भी आपको याद रखना है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैव बीन रीडिफाइंड, तो ये भी आप जस्ट पॉइंटर लिख लीजिए कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैव बीन रीडिफाइंड नाउ इन द न्यू बिल, है ना। डेफिनेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल अगर हम पढ़ें तो उसमें कम्युनिटी सर्विस हैज बीन defined. The original bill introduced the concept of community service as a form of punishment for petty offences such as attempt to commit suicide, public servants unlawfully engaged in trade, theft, property less than 5,000, public intoxication, defamation। ठीक है ना। ये सेक्शन 23 की रिवाइज्ड बिल में ये पनिशमेंट डिफाइन कर दी गई है। कम्युनिटी सर्विस मतलब कि मान लो बहुत छोटा कोई क्राइम करके आता है कोई व्यक्ति, सपोज करो किसी ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो अब सुसाइड करना भी अपने आप में एक मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसमें जो पनिशमेंट होगी वो पब्लिक सर्विस होगी कि आपको पब्लिक सर्विस करना पड़ेगा। देन हैंड कफिंग, ठीक है ना। द सेक्शन 43(3) ऑफ द ओरिजिनल बिल परमिटेड द यूज ऑफ हैंड कफ्स टू प्रिवेंट द escape of individuals accused of serious offenses and ensure the safety of police officers and staff during arrest। लेकिन पैनल था उसने रिकमेंड किया दैट दिस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टिव हीनस क्राइम्स। तो जो ओरिजिनल फर्स्ट वाला बिल आया था उसमें कहा गया था कि भैया हैंड कफिंग होगी फॉर प्रिवेंटिंग द escape of individuals accused of serious offenses etc for the safety of police officers and all। बट जो नया बिल है उसने कह दिया कि केवल हीनस क्राइम्स जैसे रेप या मर्डर ऐसे केसेस में ही आप वो करेंगे, ठीक है ना। एंड सबके लिए नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करके आया तो उसके लिए आप मत करो। देन प्रोसीडिंग वाया ऑडियो विजुअल मीन्स, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन भी मेंशन कर दिया गया है। देन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द इनिशियल 15 डेज ऑफ अरेस्ट। तो जो रिवाइज्ड बिल है इट हैज ओवरलुक्ड द कंसर्न्स ऑफ द पैनल रिगार्डिंग प्रोविजन इन द अर्लियर वर्जन दैट अलाउड पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द इनिशियल 15 डेज ऑफ अरेस्ट। तो जो ओरिजिनल बिल था उसने एक नया प्रोविजन जोड़ा था कि जो इनिशियल पुलिस रिमांड होती है 15 दिन, उससे एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे बेसिकली इस नए बिल ने भी उसको ओवरलुक कर दिया, उसमें उसके रिगार्डिंग कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि पुलिस के ऊपर भी कई सवाल उठाएंगे लोग कि भैया कई बार मतलब चार्जशीट के दौरान 15 दिन से ज़्यादा का अगर वो अरेस्ट लेंगे तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन के पावर्स के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं। सेक्शन 172 ऑफ द ओरिजिनल बिल अलाउड द पुलिस टू डिटेन पर्सन्स
who do not conform to any directions issued by the police to prevent the commission of a cognizable offense. ठीक है ना, ये था पहले का जो ओरिजिनल बिल था, ठीक है ना. नाउ द पैनल रिकमेंडेड दैट अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बी स्पेसिफाइड टू इंश्योर दैट देयर इज नो अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस, क्योंकि पहले ये काफ़ी मतलब वेग था, टर्म नहीं था. सो रिवाइज्ड बिल, द डिटेन्ड पर्सन मस्ट नाउ बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और रिलीज इन पेटी केसेस विद इन 24 आवर्स. तो ये अब एक टाइमलाइन जोड़ दी गई है प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स में कि आपको 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड रिलीज इन पेटी केसेस, ठीक है ना. देन भारतीय साक्ष्य बिल 2023 में एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, याद रखिएगा सेक्शन 61 जो है ओरिजिनल बिल का, इट अलाउड द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बाय अंडरस्कोरिंग दैट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज अ पेपर रिकॉर्ड. हाउएवर देयर वाज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 63 अर्लियर एंड दिस प्रोविजन हैज नाउ बीन रिवाइज्ड टू स्टेट दैट द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 63, ठीक है ना. तो जो नए रिकॉर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, दे विल बी एडमिसिबल एज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सब्जेक्ट टू सेक्शन 63, ठीक है ना. सेक्शन 63 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक रिक्वायरमेंट होता है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो सर्टिफिकेशन लगेगा पहले, उसके बाद उसको एडमिसिबल किया जाएगा. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम. काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, काफ़ी डिटेल में डिस्कस की, है ना. सो नाउ लेट्स मूव हेड, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं. स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन की, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ ओकेड द खेल रत्न फॉर सात्विक एंड चिराग. तो याद रखिएगा चिराग एंड सात्विक दोनों को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ पुट अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन द नॉमिनेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड कंफर्मिंग द प्रेस्टिजियस खेल रत्न ऑनर, जो खेल रत्न अवार्ड मिलता है फॉर बैडमिंटन प्लेयर्स सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, ठीक है ना. एंड अर्जुन अवार्ड भी 26 अलग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किया गया है, जिसमें मोहम्मद शामी को भी इंक्लूड किया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए. एंड दे विल बी कन्फर्ड ऑन द एथलीट्स बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एट राष्ट्रपति भवन ऑन 9 जनवरी. तो खेल रत्न अवार्ड जो है किसको दिया जाएगा, सात्विक एंड चिराग को, सात्विक साईराज एंड देन चिराग शेट्टी. तो आई होप यू विल रिमेंबर बोथ आर बैडमिंटन प्लेयर्स. तो दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. अगला है EU रीचेज अ डील टू रिफॉर्म ब्लॉक्स माइग्रेशन लॉज. EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, दे हैव रीच्ड अ डील रिगार्डिंग द असाइलम सीकर्स या माइग्रेशन रिलेटेड डील. द रिफॉर्म्स इंक्लूड स्पीडियर वेटिंग ऑफ इरेगुलर अराइवल्स. तो पहला तो है स्पीडियर वेटिंग ऑफ इरेगुलर अराइवल. तो ये वेटिंग ऑफ इरेगुलर अराइवल्स क्या है, वेटिंग मतलब कि एग्जामिनेशन या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ दोज हु आर इरेगुलरली अराइविंग. देन क्रिएटिंग अ बॉर्डर डिटेंशन सेंटर, एक बॉर्डर डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा. देन एक्सेलरेटेड डिपोर्टेशन फॉर रिजेक्टेड असाइलम एप्लीकेंट्स, मतलब मान लो किसी का असाइलम रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसका स्पीडी डिपोर्टेशन भी किया जाएगा. एंड अ सॉलिडारिटी मैकेनिज्म टू टेक प्रेशर ऑफ द सदर्न कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बिग इनफ्लोज. तो जो सदर्न कंट्रीज हैं उनके साथ सॉलिडारिटी बनाने के लिए मतलब कि कुछ प्रोसेस की जाएगी कि कुछ उनके ऊपर जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो ना बढ़े, है ना. तो ये है एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नाउ ये जो अकॉर्ड है अभी माइग्रेशन रिगार्डिंग उसको अप्रूवल के लिए फॉर्मली यूरोपियन काउंसिल पे लिया जाएगा, जहाँ पे 27 EU मेंबर कंट्रीज जो हैं उसके सामने ये पुटअप किया जाएगा. देन उसके बाद ही ये लॉ बुक्स में इंटर होगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दिखा दूँ. ये EU की कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, जिसमें आप देख सकते हैं स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड, जर्मनी, देन यहाँ पे आपका फ्रांस, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, है ना, स्लोवेनिया, देन स्पेन इज़ देयर, पोर्चुगल इज़ देयर. तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज कंट्रीज एज वेल. काफ़ी इंपॉर्टेंट. ये जो ब्लू वाली है ना, ये कंट्रीज़ हैं, है ना. एंड आयरलैंड इज़ ऑल्सो देयर. तो आयरलैंड भी है. ब्रिटेन अब हटा दिया गया है क्योंकि ब्रेग्जिट है ना. तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. ये तो रहा कंट्रीज़ की बात. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है. डिसइन्फ्लेशन में पेव द वे फॉर इंटरेस्ट रेट कट RBI ऑफिशियल्स. तो अब वही है, सिंपल सी बात है. बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि इन्फ्लेशन आपके पता होना होता है, एक होता है डिसइन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा डिसइन्फ्लेशन
होता है जिसमें जनरल प्राइजेस डिक्रीज होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज प्राइजेस क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोग खरीद ही नहीं कर रहे होंगे, या बहुत सारी चीज़ें जो की है, या जब लोगों की इनकम घट जाए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब सप्लाई साइड पे भी डिमांड साइड पे, मान लो सपोज करो आपकी इनकम ही घट गई है, ठीक है, तो आप कैसे खरीदी करोगे, आप नहीं खरीदोगे। तो अब इसके लिए क्या तरीके हैं, इसके लिए तरीका है इंटरेस्ट कट कर दो। इंटरेस्ट कट करने से क्या होगा, इंटरेस्ट कट करने से ये होगा कि जो परचेजिंग पावर है लोगों की, जब परचेजिंग पावर है लोगों की वो बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उसका क्या एडवांटेज होगा, परचेजिंग पावर बढ़ने का एडवांटेज ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। और लोन अगर आपको सस्ता मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आईफोन खरीदना है सपोज करो, या फिर आपको सपोज करो थार गाड़ी खरीदनी है, तो आप क्या करोगे कि आप लोन ले लोगे। पहले 20% में आप नहीं लेते, पर 5% है तो आप ले लोगे, है ना। तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आपको कि आप, बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो खरीदी करना शुरू कर देंगे। जब खरीदी करना शुरू करेंगे या डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ा सा प्राइस भी इंप्रूव होगा। तो ये डिसइन्फ्लेशन के साइकिल को ब्रेक करने का तरीका होता है इंटरेस्ट कट करना। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके आपको पता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साहित्य अकेडमी हैज़ अनाउंस्ड द अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, साहित्य अकेडमी जो बनी थी वो 12 मार्च 1954 में बनी थी। 12 मार्च 1954 में बनी थी साहित्य अकेडमी, याद रखिएगा। इट वॉज फाउंडेड ऑन 12 मार्च 1954। ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, याद रखिएगा। इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस में लिटरेचर को प्रमोट करता है, ठीक है ना, इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, तो लेट्स सी दैट एज वेल। इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में जो नीलम शरण गौर की नॉवेल है जिसका नाम है रिकीम इन रागा जानकी, उसको मिला है रिकीम इन रागा जानकी, नीलम शरण गौर। एंड हिंदी में जो राइटर हैं संजीव हैज़ बीन नेम्ड फॉर हिज नॉवेल मुझे पहचानो। तो ये 2 अवार्ड आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तमिल ऑथर हैं राजशेखरन, जिनको देवी भारती भी कहा जाता है। देन तेलुगु राइटर टी पातंजलि शास्त्री, मलयालम राइटर हैं ईवी रामकृष्णा। दे आर अमंग द नेम्स फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड ऑफ 2023। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा गवर्नमेंट इशूड कोविड अलर्ट सेज नो क्लस्टरिंग ऑफ JN1 केसेज। JN1 क्या है, इट इज़ अ न्यू वेरियंट है, ठीक है। सार्स CoV-2 का एक नया वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट इज देयर JN1। तो अगर आपसे पूछता है कि JN1 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो जवाहरलाल नेहरू का कोई दूसरा वो मत बता देना, ये वेरिएंट है आपके सार्स CoV-2 का, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। लोकसभा पासेस द टेलीकॉम बिल 2023 टू रिप्लेस 138 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट बिल जो अभी पास किया गया है वो ये है, लोकसभा हैज पास्ड द टेलीकॉम बिल ऑफ 2023। रिप्लेस किसको करेगा, 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा। Now this bill seeks to reform and simplify the regulatory and licensing regime for telecommunications and removes the bottlenecks in creating telecom infrastructure। सबसे पहली बात तो यह है कि जो रेगुलेटरी एंड लाइसेंसिंग रिजीम है उसको ख़त्म करने की कोशिश है। पहले 100 से अधिक अप्रूवल्स और लाइसेंसेस लगते थे, अब केवल एक अप्रूवल लगेगा, एक लाइसेंस लगेगा। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सबको हटा करके एक कर दिया गया, ठीक है ना। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टेम्पोरली टेक कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज एज वेल। कई बार अब ऐसा भी होगा कि गवर्नमेंट जो मशीनरी है गवर्नमेंट की, इट कैन टेक द कंट्रोल ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड अ नॉन ऑक्शन रूट फॉर द एलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो एक नॉन ऑक्शन रूट भी आ गया है अब एलोकेशन ऑफ सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये सारी चीजें जो कि इंक्लूड की गई हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सरसाइज द मैकेनिज्म टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है ना, देखो राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे क्या होता है, जैसे मान लो आपको तार डालना है, ऑप्टिकल फाइबर डालना है। अब कई बार लोग बोलते हैं कि भैया हमारी जमीन से मत निकालो ऑप्टिकल फाइबर, या हमारी जमीन में टावर मत गाड़ो, बहुत सारी चीजें। तो ये राइट ऑफ वे इशू है, मतलब कि रास्ता नहीं दे रहा है कोई, है ना। तो राइट ऑफ वे के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। देन सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर्स सच एज रिक्वायरिंग प्रायर कंसर्न टू रिसीव स्पेसिफिक मैसेजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड कर सकती है फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट द यूजर्स
यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर आप प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा अगर कोई स्पेसिफाइड मैसेज आपके पास आना है तो, या डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर, मतलब आपको अगर आपने कर दिया डू नॉट डिस्टर्ब तो आपको कॉल नहीं कर सकते और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले आपसे। देन ऑथराइजेशन विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश एंड ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अगर आपको टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाने हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन प्रोवाइड्स फॉर प्रोवाइडिंग टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड पजेसिंग रेडियो इक्विपमेंट्स। अगर आपको रेडियो इक्विपमेंट भी रखने हैं, पजेस करने हैं, जैसे कई डिपार्टमेंट्स वॉकी टॉकी रख लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन से आई थिंक, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रम जो है इट विल बी एलोकेटेड थ्रू ऑक्शन एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफाइड एंटिटीज एंड पर्पसेस फॉर विच इट विल बी असाइंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो सब चीज़ों के लिए अब ऑक्शन नहीं होगा, कई बार स्पेसिफिक एंटिटीज़ के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली भी असाइन किया जा सकता है। इसके अलावा बिल ने मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो ऑथराइजेशन है वो उसी प्रोसेस सिंपल कर दी है, जो लाइसेंसेस थे उस सबको हटा करके सिंगल लाइसेंस कर दिया है। देयर विल बी वन सिंपल ऑथराइजेशन इंस्टेड ऑफ 100 लाइसेंसेस। देन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में बी इंटरसेप्टेड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इंटरसेप्ट करनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर पब्लिक ऑर्डर, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस, वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज सस्पेंड भी की जा सकती हैं ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी या डिजास्टर। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट or any officer especially authorized on behalf of central or state government, they can take the temporary possession of the telecommunication service or network. ये important है, in case of any disaster, in case of any public emergency, this can happen, चाहे central government हो चाहे state government हो, they can take possession of the telecommunication services. Very very important. I hope you got clarity regarding this entire bill. I hope मैं आपको समझा पाया हूँ। Outcomes of COP28 climate summit। अब एक बार हम COP28 के outcomes देख लेते हैं। तो negotiation जो थे काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंजिंग थे जो कि हुए। पहले सबसे पहली बात हुई लॉस एंड डैमेज फंड की। COP27 में आपको पता होगा जब शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था तो बात चली थी कि एक लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसको क्रिएट करना है, इसके लिए परमिशन ले ली गई थी। अब जो है इस बार COP28 में यानी कि 2023 का जो COP है उसमें इसको ऑपरेशनल बना दिया गया है। हालांकि शुरुआत इसकी केवल $790 मिलियन से शुरू की गई है, विच इज़ वेरी लेस, है ना। जहाँ बात चल रही थी कि $100 बिलियन एक साल में होगा, वहाँ पे ये $790 मिलियन से शुरुआत की गई है लॉस एंड डैमेज फंड की। प्लस इसको जो मैनेज करेगा यानी कि ओवरसी या एडमिनिस्टर करेगा फंड वो है वर्ल्ड बैंक। इसको लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स चल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो प्रोसेस है जो काफ़ी ज़्यादा लीगल प्रोसेस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में क्लैरिटी नहीं है। अब देखो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई किसी कंट्री को ज़रूरत है फटाक से आप इसको फंड दो। अगर आप इसको ब्यूरोक्रेसी में फंसा दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा लॉस एंड डैमेज फंड। दैट इज द फर्स्ट इशू। और चीज़ क्या हुई, इशू क्या है। देन सेकेंड है ग्लोबल स्टॉक टेक। तो दिस ईयर समिट सॉ द फर्स्ट GST यानी कि फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक देखा इसमें। एंड UNFCCC के अलावा के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक था ये इनेबल करता है कंट्रीज़ को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को कि क्या प्रोग्रेस उन्होंने कलेक्टिवली की है आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट, है ना, एंड कहाँ पर वो फेल करते जा रहे हैं। COP28 में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉसिल फ्यूल से दूरी बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि फेज आउट टर्म क्लियरली नहीं आ पाया, लेकिन हाँ यू हैव टू फेज डाउन, नॉट फेज आउट बट फेज डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एंड जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको ट्रिपल करना है बाय 2030 एंड मोर देन 20 कंट्रीज हैव प्लेस्ड टू ट्रिपल देयर न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी। एंड बट ये जो ट्रांजिशन होगा फॉसिल फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है टू एनर्जी सिस्टम्स अलोन। एंड कई कंट्रीज है जो इसमें एग्री नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया नहीं एग्री कर सकता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे जो डेवलपमेंट है वो उस पर डिपेंडेंट है। एंड इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो डिक्लेरेशन है ये UAE या दुबई डिक्लेरेशन जो है इसने कहा है कि भैया एक्सेलरेटेड क्लाइमेट मिटिगेशन आप करो। कई अनप्रूवन एंड रिस्की टेक्नोलॉजीज हैं, हालांकि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज और ये सब कार्बन रिमूवल वाली, तो इनको दे हैव बीन एल्यूडेड। देखो लिखा है ना, इट एल्यूडेड, मतलब कि
ऐसे मिलती जुलती बात की गई है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज को लेकर के। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ग्रीन फिनेंस की बात करें तो जो फिनेंशियल सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने आपको लॉस एंड डैमेज फंड का तो बताया, इसके अलावा कुछ कुछ कंट्रीज़ ने कुछ कुछ फंड ज़रूर दिया है, लेकिन वो इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं उठा रही हैं। इसके अलावा COP28 में एक और इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म लाया गया है टू सपोर्ट द डेवलपिंग नेशंस इन देयर ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो COP28 ऑल्सो विटनेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए इनोवेटिव ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसमें भी सपोर्ट किया गया, कुछ कंट्रीज ने पैसा जोड़ा। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक लिखा है एडिशनल $188 मिलियन वाज प्लेस्ड टू द एडेप्टेशन फंड। एक एडेप्टेशन फंड के रूप में $188 मिलियन किया गया। देन न्यू पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वाज फोर्स्ड टू मोबिलाइज द इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए एक मतलब मैकेनिज्म लाया गया। इसके अलावा अल्टेरा जो COP28 के प्रेसिडेंसी है UAE की, उसने अल्टेरा को इंट्रोड्यूस किया विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जिसका गोल है टू ग्लोबली मोबिलाइज अनप्रेसिडेंटेड सम ऑफ $250 बिलियन बाय 2030। तो अल्टेरा का मोटिव क्या है कि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है जिसमें $250 बिलियन तक रुपए इकट्ठे होने चाहिए बाय 2030। इंडिया की बात करें तो UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ केम इनटू बीइंग एट COP28। पहली बार है कि एक क्लाइमेट एंड हेल्थ का डिक्लेरेशन आया हो, एंड इट केम थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ COP28 प्रेसिडेंसी विद द WHO। तो COP28 प्लस WHO ने UAE डिक्लेरेशन लाया ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। इट रिकॉग्नाइजेज द ग्रोइंग हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्नॉलेजेस द बेनिफिट्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन इंक्लूडिंग अ रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया हेल्थ एंड क्लाइमेट का जो डिक्लेरेशन था। हालांकि हेल्थ एंड क्लाइमेट का जो डिक्लेरेशन है वो इंडिया ने साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो साइन करेंगे तो उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने पड़ेंगे हेल्थ सेक्टर के, स्पेशली जो उनका कूलिंग वाला सिस्टम है उसमें कम करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने साइन नहीं किया। इसके अलावा ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च की गई थी 2026 COP26 में ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च की गई थी, वो भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। क्यों इंडिया सिग्नेटरी नहीं है? क्योंकि इंडिया में जो मीथेन है वो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है, प्लस राइस कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मीथेन होता है, तो हम वहाँ पे सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है ना। कई चीज़ें हुई पहली बार, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ हुआ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रोल ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर बायोडाइवर्सिटी। देन इसके अलावा 134 कंट्रीज ऑल्सो एग्रीड टू अ लैंडमार्क डिक्लेरेशन टू ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम। तो ट्रांजिशन करना है टू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फूड सिस्टम, इसके लिए भी 134 कंट्रीज ने डिक्लेरेशन साइन किया। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। कुछ कंटेंसेस इशूज़ हैं जैसे फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ को लेकर के, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कह रही हैं भैया आप फेज आउट करो सब्सिडीज़ को। जो डेवलपिंग कंट्रीज कह रही हैं भैया हम क्यों करें, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पर डिपेंडेंट है। फिनेंस आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, फॉसिल फ्यूल आज भी बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हर कंट्री को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आते हैं लास्ट एडिटोरियल पे, जो कि है सिक्योरिटी ब्रीच दैट मस्ट लीड टू स्वीपिंग चेंजेस। अब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है अभी पार्लियामेंट में 13 दिसंबर के दिन, तो वो बहुत बड़ा अपने आप में इवेंट है, और इसमें किसी एक व्यक्ति को आप नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा था बाहर जिसने फ्रिस्किंग की उसको देखना चाहिए था, क्योंकि वो सारे लोग अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से ही मतलब करते हैं। जूते के अंदर इन्होंने प्लास्टिक दबा के रखा था, तो प्लास्टिक को आप RFID ना HHMD ना DFMD किसी के थ्रू नहीं पकड़ सकते हो। कोई चीज़ जूते के अंदर की चेकिंग की भी नहीं जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, ऑथर का जो सजेशन है वो क्या किया है, सजेशंस हैं। पहला सजेशन लिख लो आप लोग, क्या है कि टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करो, जैसे कि एक बैक स्कैटर स्कैनर होता है, देखो लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख लो बैक स्कैटर स्कैनर। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खास है ये चीज़। बैक स्कैटर स्कैनर होता है जो कि डिटेक्ट कर सकता है सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक एंड इज बीइंग यूज्ड इन एयरपोर्ट्स अब्रॉड। तो विदेशों के एयरपोर्ट्स में बैक स्कैटर स्कैनर्स यूज भी होते हैं। USA यूरोप ने दे आर यूजिंग मिलीमीटर वेव स्कैनर्स ऑल्सो। तो ये सब ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी से आप पता लगा सकते हो प्लास्टिक कंटेंट है, ग्लास कंटेंट है, क्या कंटेंट है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की है वो है कि
फुल बॉडी स्कैनर्स एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे मशीन्स आप दो ताकि ये फास्टर स्क्रीनिंग की जा सके। तो फुल बॉडी स्कैनर्स हो गए एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरे, CTX जिसको बोलते हैं, CTX फुल बॉडी स्कैनर्स एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्सरेज होते हैं। तो दे कैन बी यूज फॉर फास्टर स्क्रीनिंग एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजिकल पार्ट। दूसरा ऑथर ने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होम मिनिस्ट्री को बियर करनी चाहिए। किसी एक लोअर लेवल के ऑफिसर को या लोअर लेवल के किसी मतलब कर्मचारी के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बढ़िया है कि आप ओन करें रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द टॉप लेवल कि हाँ ठीक है भाई, कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई थी, जो प्रोटोकॉल्स थे या जो SOPs हैं वो प्रॉपर नहीं थी, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने वाली बात है ऑथर ने कही है। MHO को ओन करनी चाहिए और लोगों को हक है क्वेश्चन पूछने का, तो आप आकर के उनके सामने जवाब दीजिए ताकि मतलब ये इतना ज़्यादा इशू बढ़े ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि एक चीज़ और अपने को देखनी चाहिए कि जो अपोजिशन उसको भी ये समझना चाहिए कि भैया थोड़ा टाइम दे दो, ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, पता लगाया जा रहा है ना, केसेस उनके ऊपर बन रहे हैं, तो लेट देम हैव सम टाइम एंड देन दे विल बी कमिंग आउट ऑफ अ रिपोर्ट। एंड अपोजिशन का भी ये हक बनता है, लेकिन अपोजिशन को से साथ साथ अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर सेक्शन 16 और सेक्शन 18 ऑफ UAPA लगाया गया है ना। तो इसके लिए भी हालांकि लोग डिवाइडेड हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बट ठीक है, दैट वाज नॉट एक्ट विच शुड हैव, जो कि किया जाना चाहिए था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगाने जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो पास इशू होते हैं, मतलब जो पार्लियामेंट में जाने का पास है, उसकी प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन की जानी चाहिए। कोई भी किसी को भी मिल जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एंड ये थोड़ा प्रोसेस में जो लैप्स है उसको करना है एक्सेस कंट्रोल के लिए। देन ऑथर ने लास्ट सजेशन दिया कि एक कमेटी बनाओ, कोई एक आदमी डिसाइड ना करे, एक कमेटी बनाओ जिसमें आप अक्रॉस द फील्ड आप लोगों को लाओ, अक्रॉस द पार्टी आप लोगों को लाओ, है ना। और उसके बाद आप सुपरवाइज करो कि क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक तरीके से आपको कि सिक्योरिटी के सारी चीज़ें आप पूरा ओवरहॉल कर सकते हो एक बार सिस्टम को। तो दैट इज व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।